दोस्तों, ये वीडियो ब्राह्मण समाज की आंख खोलने के लिए मैंने बनाया है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो बाकी हैं। अन्य समाजों की आंखें खोलने वाली वीडियो भी बनाई जाएंगी ताकि समाज नफरत की तरफ न जाए, क्योंकि नफरत की तरफ जो समाज जाता है वो पीछे छूट जाता है। अन्य समाज के लोगों को मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार 40 वर्षों तक सत्ता के शिखर पर बैठे ब्राह्मण जैसे ये 90 के बाद नफरतकारी विचारधारा के समर्थन में खड़े हो गए, उनका राजनीतिक पतन हो गया, वैसे ही किसी भी अन्य समाज और जात के लोग अगर नफरतकारी विचारधारा के साथ चलेंगे तो उनका राजनीतिक पतन हो ही जाएगा और हो जाना चाहिए भी। हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, आज का विषय है भारत की राजनीति में भाजपा का उदय और ब्राह्मणों का राजनीतिक पतन। क्या भाजपा के उदय से, भाजपा के बढ़ने से ब्राह्मण समाज का राजनीतिक स्तर गिरा है? आखिर क्यों गिरा है? क्योंकि 1990 तक भारत की राजनीति में हर जगह ब्राह्मण समाज के लोग छाए हुए थे। संविधान के अनुसार जो शासन चल रहा था, उस शासन को चलाने वाले, उसको ले चलने वाले ब्राह्मण ही थे। ऐसा आखिर क्या हो गया कि ब्राह्मण जब से भाजपा में गया तब से उसका राजनीतिक पतन होने लगा, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से अछूत हो गया। जरा इस पर पड़ताल करते हैं। मेरे पीछे एक चित्र लगा हुआ है जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, और बीच में एक चित्र है वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधानसभा दल के नेता माता प्रसाद पांडे जी का। यह केवल संकेतात्मक चित्र है, जो इसलिए मैं ला रहा हूं कि जब इनको समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में अपने दल का नेता बनाया, तब उस पर योगी जी ने भी तंज कसा था कि सपा कैसे इतनी तवज्जो दे रही है। जबकि सच्ची बात यह है कि माता प्रसाद पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने, जिस समय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, जो अपने आप में बड़ा पद माना जाता है। इसी प्रकार बसपा में भी देखें तो सतीश मिश्रा जी को बसपा में बहुत ऊंचा दर्जा मिला था और उस सरकार में भी ब्राह्मणों की पैठ थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि भाजपा, सपा, बसपा, उत्तर प्रदेश की तीनों पार्टियों में ब्राह्मणों को स्थान दिया गया, लेकिन ब्राह्मणों का राजनीतिक पतन हुआ है, यह एकदम साफ बात है। ब्राह्मण वोट बैंक बन गया है, यह साफ बात है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाले ब्राह्मण एकाएक वोट बैंक बन गए और अब वो दूसरे दलों के कृपा पर कहीं कोई पद पा लेते हैं तो पाते हैं, अन्यथा नहीं पाते हैं। भाजपा की ही बात करें तो जब से भाजपा उत्तर प्रदेश में है 1991 से आज तक भाजपा कभी किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की सोच ही नहीं सकी है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं ब्राह्मण समाज से, लेकिन उनका भी पार्टी में कोई बहुत कद नहीं है। यह साफ दिखाई दे जाता है। सारे फैसले योगी जी लेते हैं, सारी सरकार योगी जी के कहने पर चलती है, यह दिखा जाता है। मैं केवल ब्राह्मणों के राजनीतिक पतन की बात कर रहा हूं, तो ये सारे तथ्य जो फ्लैशबैक में मैं बता रहा हूं, ये आगे चर्चा में काम आएंगे। दोस्तों, आजादी के समय भारत में 4 विचारधाराएं देखी जा सकती हैं। 4। पहली विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा, जिसको समाजवादी विचारधारा भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं समाजवादी नेता माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अभी हम समाजवादी को अलग रखेंगे। तो एक कांग्रेसी विचारधारा है। संविधान में समाजवाद सब जोड़ने का काम भी इंदिरा गांधी जी की सरकार ने करवाया था, लेकिन फिर भी हम कांग्रेस को एक विचारधारा के तौर पर रखते हुए समाजवादी विचारधारा की अलग से चर्चा करेंगे। तो 4 विचारधाराओं में से एक विचारधारा कांग्रेसी विचारधारा, जिसके शीर्ष पर ब्राह्मण थे और ब्राह्मण लोग चला रहे थे उस पार्टी को, उस विचारधारा को आगे ले जा रहे थे। और वे सब सुधारवादी थे, वे वैज्ञानिक सोच के थे, और इसी नाते वे सब संविधान निर्माण में भाग लिए थे, बहुत प्रमुख भूमिका अदा किए थे। वे पुरानी कुरीतियों के खिलाफ
रहने वाले लोग थे, जिसका परिणाम यह हुआ था कि भारत बहुत तेज गति से विकसित हुआ था। दूसरी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा के सारे शीर्ष नेता ब्राह्मण समाज के थे। वे भी कुरीतियों के विरोधी थे, वे पूंजीवाद के विरोधी थे। वे चाहते थे कि जहां कहीं किसी संस्थान में कोई व्यक्ति पूंजी लगाया है, वहां पूंजी का जो लाभ मिल रहा है वह लाभ न केवल पूंजी लगाने वाले को दे दिया जाए, बल्कि उसमें श्रम लगाने वाले को भी बांटा जाए। यानी पूंजी और श्रम मिलकर के जिस बिजनेस से कोई लाभ कमा रहे हैं, उस लाभ में पूंजीपति और मजदूरों का बराबर हक हो। यानी यह विचारधारा भी नीचे के समाज से, जहां से मजदूर ज्यादा संख्या में आते थे, उनके पक्ष में खड़ा था। जमीनों और संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण की बहुत बड़ी मांग करने वालों में साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, आज भी हैं। जितने भी मजदूर यूनियन देखेंगे प्रायः वे सब साम्यवादी विचारधारा के हैं। तीसरी विचारधारा समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा में भी ब्राह्मण लोग थे और शीर्ष में जितने भी लोगों को देखेंगे, चाहे पुरुषोत्तम दास टंडन हो या अन्य तमाम नेता, ये सब ब्राह्मण समाज से आने वाले थे। ध्यान देना दोस्तों कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल ब्राह्मण ही थे, नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उस समय की इन चारों विचारधाराओं में शीर्ष पर ब्राह्मण लोग थे। तो तीन विचारधारा आपने सुन ली, कांग्रेसी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा। अब चौथी विचारधारा है संघ की विचारधारा, जिसको जनसंघ के रूप में एक राजनीतिक शक्ल दिया गया था, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनती है। यानी हिंदुत्व की विचारधारा, धर्म की राजनीति करने वाली विचारधारा, परंपराओं की वकालत करने वाली विचारधारा, वर्ण व्यवस्था को ज्यों का त्यों बनाए रखने वाली विचारधारा। इस विचारधारा के प्रहरी थे गोलवलकर, सावरकर, ये सब भी ब्राह्मण थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो भारत जिस समय आजाद हुआ, उस समय चारों विचारधाराओं के शीर्ष पर ब्राह्मण लोग थे। यहां तक कि अगर अंबेडकर जी की भी बात करें, जो एक अलग विचारधारा है अपने आप में, तो उनके साथ ब्याह करने वाली सावित्रीबाई भी एक ब्राह्मण महिला थी। यानी हर जगह ब्राह्मण थे उस समय। लेकिन सबसे ज्यादा लीड मिली केवल दो विचारधाराओं को, एक कांग्रेसी और एक साम्यवादी को। मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस अपने आप में समाजवादी को साथ में रखती थी, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा समाजवादी विचारधारा है। बाद में वहां से जयप्रकाश नारायण अलग होकर के समाजवादी विचारधारा को लोहिया जी आगे बढ़ाते हैं और वो एक विचारधारा अब दूसरे शाखा के रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि एकाएक ब्राह्मणों का राजनीतिक पतन हो गया और अब किसी भी विचारधारा के शीर्ष पर नहीं है। भाजपा भी चाहे कि किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना दे उत्तर प्रदेश में, सोच नहीं सकती। राजस्थान में बनाया भी है तो एक ऐसे गुमनाम व्यक्ति को जिसकी कोई पहचान नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे चाल क्या है? दोस्तों, 1990 के बाद स्थिति बदलती है और वो स्थिति ऐसे बदल जाती है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है। बीपी सिंह की सरकार होती है, भाजपा समर्थन दे रही है और 1989 के 3 दिसंबर को सरकार बन रही है। महज 1.5 महीने के भीतर ही 19 जनवरी 1990 से भयानक ठंडी के समय पर कश्मीरी पंडितों पर वहां के आतंकवादी हमला करते हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी, और वहां कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू होता है, जो मार्च 1990 तक चलता है। लेकिन भाजपा के समर्थन से चल रही बीपी सिंह सरकार पर भाजपा कोई ऐसा दबाव नहीं डालती है कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सेना भेजने की बात की जाए। कहीं आपको, कहीं गूगल कर लीजिए, अखबार में खोज लीजिए, इंसाइक्लोपीडिया देख लीजिए, नहीं मिलेगा आपको कि उस समय कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए अटल और आडवाणी ने बीपी सिंह सरकार पर कोई दबाव डाला हो। बल्कि उल्टा उन्होंने यह किया कि जब जनवरी से मार्च तक कत्लेआम हो गया कश्मीरी पंडितों का और मुस्लिम बनाम हिंदू, खासकर मुस्लिम बनाम ब्राह्मण थोड़ा हुआ, तो उन्होंने यहां राम रथ यात्रा गुजरात से शुरू कर दी अयोध्या के लिए। यानी हिंदू मुस्लिम की हवा को और बढ़ा दिया। यानी जो हिंदू मुस्लिम नफरत वहां आतंकवादियों ने पैदा की कश्मीर में ब्राह्मणों का कत्लेआम करके, जो आजाद भारत में किसी का पहला जातीय नरसंहार है, उसको रोकने की बजाय बीजेपी ने उसको और आगे बढ़ाते हुए या हिंदू मुस्लिम फैक्शन का आधार के रूप में प्रयोग में ला दिया। यह जानबूझकर हुआ या अनजाने में,
यह समीक्षा करना आप सबका काम है। लेकिन ब्राह्मण समाज धर्म के नाम पर कांग्रेस को छोड़कर, समाजवादी विचार को छोड़कर, साम्यवादी विचार को छोड़कर संघ की तरफ भाग गया, भाजपा की तरफ चला गया, आरएसएस की तरफ चला गया। तो सबसे पहला प्रभाव यह हुआ कि 4 विचारधाराओं में से जो 3 विचारधाराएं थीं, इन सब में मुस्लिम समाज का समर्थन मिलता था। तो यहां जहां कहीं ब्राह्मण शीर्ष पर होता था, मुस्लिम समाज उसके साथ होता था, इसलिए लोकतंत्र में ब्राह्मण मजबूत होता था। लेकिन जैसे ही ब्राह्मण इन 3 विचारधाराओं को छोड़कर इस चौथे में चला गया, तो मुस्लिम समाज से उसकी नफरत हो गई और वहां से उससे मुसलमान का समर्थन मिलना बंद हो गया। और यहां यह बात ध्यान देने लायक है कि सन 90 तक जो ब्राह्मण सत्ता में रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण, बहुत बड़ा कारण रहा है मुस्लिम समाज का ब्राह्मणों को अपने कंधे पर रखकर वोट देना। यानी बीजेपी में जाते ही ब्राह्मण के नीचे जो खड़ा था वोट बैंक, वो बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। अब ब्राह्मण बिना किसी लोकतांत्रिक सहारे का हो गया। दूसरा, उसी समय पर आरक्षण की राजनीति हुई। बीपी सिंह ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया, और आरक्षण बीपी सिंह ने ही नहीं दिया, उस आरक्षण को भाजपा ने कई गुना बढ़ा दिया। लेकिन जिस समय 1990 में आरक्षण दिया गया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करके, उस समय सवर्णों ने, खासकर ब्राह्मणों ने आरक्षण के खिलाफ देश में आग लगा दी थी। और इसी आधार पर बीजेपी ने आगे चल करके राम मंदिर का मुद्दा उठा करके बीपी सिंह सरकार को गिरा दिया था, और ब्राह्मण चले गए भाजपा में। तो शेष वर्ग में यह मैसेज चला गया कि ब्राह्मण तो आरक्षण विरोधी है। वह ब्राह्मण जो 40 साल तक संविधान की रखवाली किया था, सरकार चलाया था, हर जगह संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया था, वह ब्राह्मण जो समाजवादी विचारधारा को लेकर आया था, वह ब्राह्मण जो साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया था, अब वो साम्यवादी, समाजवादी, संविधानवादी विचारधारा के विरोधी विचारधारा का माना जाने लगा एकाएक। और ऐसे में उसके प्रति उस ओबीसी समाज भी नफरत रखने लगा, जो भाजपा में तो भाजपा को ब्राह्मण के साथ वोट देता है, लेकिन ब्राह्मण से नफरत रखता है। तो अब ब्राह्मण के साथ न तो ओबीसी रह गया, न मुसलमान रह गया। दलित राजनीति की बात करें तो दलितों के अलग अलग राजनीतिक दल पैदा हुए, जिसमें कांसीराम का उदय, मायावती जी का पार्टी बनाना, रामविलास पासवान जी का आगे आना, लालू प्रसाद यादव जी दलितों के बहुत बड़े मसीहा रहे हैं राजनीति की, इनका आगे आना। तो ये भी वोट बैंक अलग हो गया और ब्राह्मण केवल घृणा का पात्र हो गया। बीजेपी तो बढ़ती रही, लेकिन आज ब्राह्मण कहीं किसी राजनीतिक पद के लायक नहीं है, और यह कीमत उसको चुकानी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ने एक बहुत बड़ी गलती की। जिस देश के, जिस समाज के लोग 40 वर्षों तक, देश की आजादी के बाद से 1990 तक अपने वोट से ब्राह्मणों को सत्ता पर बैठाए थे, और सत्ता पर बैठकर ब्राह्मणों ने भी, गलत सही सब लोग करते हैं, लेकिन संविधान की रखवाली की थी, दंगा से देश को बचाया था, घृणा से बचाया था। आज वही राजनीति जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सबको जोड़ो, कभी इंदिरा गांधी वही राजनीति कर रही थी। लेकिन जैसे ही ओबीसी को आरक्षण दिया गया, जो संविधान में लिखा हुआ था, जिसे कांग्रेस को पहले दे देना चाहिए था, वो जैसे ही दिया गया, ब्राह्मण सड़कों पर आया। लेकिन वही ब्राह्मण जो आरक्षण के लिए सड़कों पर आ गया, वो कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर क्यों नहीं आया? यानी ब्राह्मणों को आरक्षण के विरोध में खड़ा करने वाले जो लोग थे, वे कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम पर उन ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं खड़े थे। नहीं तो सेना भेजी गई होती और कश्मीरी पंडितों को भारत की सेना के दम पर कश्मीर में रखा जाता, बिल्कुल रखा जाता। आज भी भाजपा और कांग्रेस सबकी सत्ता आ चुकी है, लेकिन कश्मीरी पंडित टेंट में ही हैं। तो यह ब्राह्मण समाज अपने भी का भी नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज गांवों में ग्राम प्रधानी लड़ रहे ब्राह्मणों के लिए भी चुनाव जीतना मुश्किल है। मेरे जैसे संविधान प्रेमी पर भी ब्राह्मण होने के नाते अन्य लोग संदेह करते हैं कि अरे
ये तो आरक्षण से नफरत करता होगा, ये मुसलमानों से नफरत करता होगा, ये दलितों से नफरत करता होगा और ये नफरत वाली विचारधारा का होगा। लेकिन ब्राह्मणों को भी ये सोचना चाहिए कि जब कभी आप चारों विचारधाराओं के साथ थे, यानी बटे हुए थे, तब आप जहां थे वहां आपको वह स्थान मिलता था। लेकिन जब आप इन तीन विचारधाराओं को नकार कर इसके साथ पूरी तरह जुड़ गए तो आप समाज से अलग थलग पड़ गए हैं। और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अगर कोई वर्ग अलग थलग पड़ जाता है तो उसका उत्थान रुक जाता है, हर तरह से उसकी प्रगति रुक जाती है, बाधित होती है। आज बीजेपी की मोदी सरकार ब्राह्मणों को एक और तरह से नफरत का कारण बना रही है। एक तो मीडिया चैनलों में बैठे, गोदी मीडिया में बैठे ब्राह्मण पत्रकार लोग इतना ज्यादा नफरतकारी बातें कर रहे हैं, वे भी ब्राह्मण समाज को बदनाम करने वाला काम कर रहे हैं। दूसरा, लेटरल एंट्री के जरिए जो कुछ एक ब्राह्मणों को आईएएस बना दिया जा रहा है, यह उसी तरह से सिंबॉलिक लॉलीपॉप है जैसे द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना दिया गया तो आदिवासी समाज ये भ्रमित हो जाए कि आदिवासियों के भले के काम करने के लिए ऐसा किया गया। अरे 2-4 आईएएस लेटरल एंट्री से आप बना रहे हो, हम तो कंपटीशन से सर्वाधिक आईएएस बनने वाले लोग थे, हमें लेटरल एंट्री से तुम क्यों बना रहे हो? तुम जितने पद हैं आईएएस के वो सारी वैकेंसीज भरो, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो और सारे पदों को भरो, रेलवे में वैकेंसी निकालो, भरो, 50% आरक्षण जो है दे दो। फिर भी जो पढ़ने वाला होगा वो जो शेष बचा होगा 50% या जो भी आरक्षण के बाद बचेगा उसमें वो आएगा। लेकिन तुमने सारी नौकरियां खत्म कर दी हैं और आरक्षण का एक ऐसा दंश पकड़ा दिया है ब्राह्मण समाज को कि बहुत सारे युवा इसी में भ्रमित हो रहे हैं और इस कदर भ्रमित हैं कि वो लेटरल एंट्री के जरिए अगर 1-2 ब्राह्मण कहीं बन गया तो उसको अचीवमेंट के तौर पर मान रहे हैं। ये वही हाल है जैसे कोई किसी मुर्गे के सारे बाल नोच दे और बाद में उसे दाना डाले और वो मुर्गा ये सोच ले कि ये तो मेरा रखवाला है। तो बीजेपी का उत्थान तो हुआ लेकिन ब्राह्मणों का राजनीतिक पतन हुआ है। और मैं एक संविधान प्रेमी के नाते बात साफ कर दूं कि संविधान का युग आ चुका है। अब इसको परंपराओं की खोह में ले जाना न तो संभव है और न उचित है, यह ठीक भी नहीं है। आप अपने आज के कर्म से आगे बढ़िए, सरकार से अपने लिए अवसर मांगिए, न्याय मांगिए और सबके कल्याण की बात करिए। जैसे आप चारों विचारधाराओं में होने के बावजूद भी संविधान प्रेमियों द्वारा सम्मान पाते थे, आज भी पा रहे हैं, वैसे ही आपको सम्मान मिलेगा, लोगों का समर्थन मिलेगा। अन्यथा अगर घृणा की राजनीति को हवा देंगे तो एक तो यह आपके व्यक्तित्व के खिलाफ है, आपकी सोच के खिलाफ है, आपकी परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि ब्राह्मण सदा से जोड़ने वाला रहा है। अगर ये जोड़ने वाला नहीं रहता तो चारों विचारधाराओं में से सबसे कम ब्राह्मण यहां थे, संघ में सर्वाधिक ब्राह्मण इधर थे, कांग्रेस के साथ, साम्यवाद के साथ, समाजवाद के साथ। अपने इस गौरवशाली परंपरा को जब ब्राह्मण भूला है कि सबको जोड़कर चलना है, सबके कल्याण की बात करनी है, सबको आगे बढ़ने का मौका देना है, और जब चाहता है तो ऐसा कर भी लेता है, अगर इसको बड़े पैमाने पर नहीं मानेगा तो ब्राह्मण समाज का पतन जैसे हो रहा है इससे और तेज गति से हो जाएगा। अगर इस गति को रोकना है तो नफरतकारी विचारधारा से आपको दूर हटना है और सबके साथ मिलकर सबको आगे बढ़ाना है, साथ में आगे बढ़ना है। दोस्तों, ये वीडियो ब्राह्मण समाज की आंख खोलने के लिए मैंने बनाया है। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो बाकी हैं, अन्य समाजों की आंखें खोलने वाली वीडियो भी बनाई जाएंगी ताकि समाज नफरत की तरफ न जाए, क्योंकि नफरत की तरफ जो समाज जाता है वो पीछे छूट जाता है। अन्य समाज के लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिस प्रकार 40 वर्षों तक सत्ता के शिखर पर बैठे ब्राह्मण जैसे ये 90 के बाद नफरतकारी विचारधारा के समर्थन में खड़े हो गए, उनका राजनीतिक पतन हो गया, वैसे ही किसी भी अन्य समाज और जात के लोग अगर नफरतकारी विचारधारा के साथ चलेंगे तो उनका राजनीतिक पतन हो ही जाएगा और हो जाना चाहिए भी। फिर से एक बार कहूंगा कि जो कोई भारत के संविधान पर मेरे द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को मंगाना चाहता है, दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चाहते हैं कि और लोग सुने तो शेयर करिएगा, और चैनल अगर पसंद आए, यहाँ लॉजिकल बात आपको सुनाई दे रही हो तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय संविधान।